हेलो एवरीवन, दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन। हम कर रहे हैं लॉ का रिवीजन मैराथन और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर 10 ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जिसमें आता है सेक्शन 139 से लेकर के 148। मैं आपको बता दूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो सेक्शन है जो भयंकर इंपॉर्टेंट है और जिनमें से क्वेश्चन बनता है, दैट इज एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन 141 एंड दूसरा है 139 अपॉइंटमेंट। इसमें से जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन है, इसका एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी इस सीरीज में पोस्ट हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आज हम कवर करने वाले हैं 139 से लेकर के 148 रिमेनिंग सेक्शंस। तो आइए शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन से, दैट इज 139 अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट सेक्शन करते वक्त एक बात का एकदम क्लियर ख्याल रखेंगे कि कौन सी टाइप की कंपनी पूछी है। मतलब अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर में दो प्रकार की कंपनियों के ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं। या तो हो सकते हैं आप एक साधारण कंपनी, या फिर हो सकती है आप एक गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी 2 क्लॉज 45 में वो कंपनी है जिसमें 51% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन कोई भी प्रकार का सीजी, एसजी या इनके कॉम्बिनेशन से है इन्वेस्टमेंट। अगर आप एक गवर्नमेंट कंपनी है तो एक एडिशनल लेयर जुड़ जाएगा। अगर आप एक नॉर्मल कंपनी है तो बोर्ड, शेयर होल्डर्स मिलकर ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। दूसरी बात जो आपको ख्याल रखनी है वो ये है कि क्या हम पहली बार ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब क्या ये नई नवेली कंपनी है या इसे बन के टाइम हो गया है। तो जो कंपनीज नई होती है उनमें पहली बार ऑडिटर अपॉइंट होता है, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होता है। बात करते हैं फर्स्ट ऑडिटर की। फर्स्ट ऑडिटर इन अ नॉर्मल कंपनी विल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। बोर्ड 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी रजिस्टर हुई, 30 दिन में बोर्ड एक ऑडिटर अपॉइंट कर देंगे। अगर किसी कारणवश बोर्ड नहीं कर पाया एंड इट फेल्ड, तो एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग तुरंत बुलानी पड़ेगी और 90 डेज में मेंबर्स अपॉइंट करेंगे ऑडिटर को। ये ऑडिटर ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं है, बस जैसे ही साल खत्म हुआ उसका पहला एजीएम आएगा। मतलब साल खत्म हुआ 31 मार्च को, पहला एजीएम का डेडलाइन दिसंबर एंड होता है, तो पहला दिसंबर आते ही, पहली एजीएम होते ही इस पर्सन को हम निकाल के दूसरे पर्सन को अपॉइंट कर लेंगे। हो सकता है इसी को दोबारा अपॉइंट कर ले, विल सी अबाउट दैट। गवर्नमेंट कंपनी के केस में एक एडिशनल लेयर जुड़ जाता है। पहला मौका मिलता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को। ये एक ऑर्गेनाइजेशन, एक इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट द्वारा सेटअप है जिसका मेन काम है गवर्नमेंट ऑडिट चेक करना। तो सीएजी को मिलता है बीओडी से डबल टाइम, यानी 60 दिन पूरे। अगर सीएजी नहीं कर पाए तो उसके बाद नेक्स्ट 30 डेज बोर्ड को मिलते हैं, और बोर्ड भी नहीं कर पाए तो इस बार 90 दिन की जगह सिर्फ 60 दिन और मिलेंगे मेंबर्स को ईजीएम में अपॉइंट करने के लिए। यानी यहाँ की टोटल टाइमलाइन बन जाती है 30 + 90 120 डेज। और यहाँ की टाइमलाइन गवर्नमेंट कंपनी है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही पड़ेगा, 60 + 30 + 60। याद रखिएगा बोर्ड को दोनों केसेस में, इनफैक्ट हर केस में 30 डेज का ही टाइम मिल रहा है। दोनों ही ऑडिटर्स फर्स्ट एजीएम पर ऑफिस छोड़ देंगे। अब बात करते हैं, ये सेक्शन तो ओनली वन टाइम यूज है, ज्यादा काम आने वाला सेक्शन है सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर के केस में नॉर्मल कंपनी के अंदर में सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करेंगी जनता एजीएम के अंदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नॉर्मल वाला जो कंपनी है वो ज्यादा होता है और सब्सिक्वेंट ऑडिटर ज्यादा अपॉइंट किया जाता है, इसलिए दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन कवर्ड इन 139, इसलिए इसका सबसेक्शन भी 1 है। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे अपन, पर उसके पहले गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट फिनिश कर लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी का अब अगला ऑडिटर आराम से बिंदास सीएजी रिलैक्स होकर अपॉइंट करेंगे। साल शुरू होने के 6 महीने तक, मतलब 180 डेज मिल जाएंगे आराम से, और वो अगले एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा, यानी नेक्स्ट सितंबर तक। रफली 1 साल का टाइमलाइन रहेगा। मतलब हर साल सीएजी नया बंदा अपॉइंट कर रहे हैं इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। पर यार गवर्नमेंट कंपनी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी के केस में तो आराम से सीएजी ऑर्गेनाइजेशन है ना जो ढूंढ ढूंढ के दे रही है हर बार एक नया ऑडिटर। In a normal company, we don't want to waste that much time finding a person who fits the criteria of 141 subsection 3. इसलिए हमने रिक्वेस्ट किया कि देव हमें थोड़े लंबे समय तक उस ऑडिटर को रखने दो, इतनी मुश्किल से लाल टेन लेकर निकले तब तो मिला है। तो फर्स्ट एजीएम पर हम रखेंगे उसको, जो 6th एजीएम तक हमारे पास रहेगा, यानी पूरे 5 साल का टाइमलाइन उसको हमने दिया है। उसके बाद क्या होगा उसकी कहानी अगले सबसेक्शन में पढ़ेंगे। पहले तो अपॉइंटमेंट के अंदर ये 139 सबसेक्शन 1 को थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि यही सबसे ज्यादा काम आता है। कैसे रखा जाता है कंपनी का सब्सिक्वेंट ऑडिटर? देखो सबसे पहले तो एजीएम पर ही अपॉइंट होगा ये बंदा, पर एजीएम पे किसको कर लेंगे अपॉइंट? कोई भी रैंडम नाम थोड़ी अपन अपॉइंट कर लेंगे, मतलब बोर्ड ने किसी को तो रेकमेंड करना ही होगा हमको।
तो बोर्ड बहुत बिजी रहता है, इसलिए बड़ी बड़ी कंपनीज में ऑडिट कमेटी रहती है। ये ऑडिट कमेटी और बोर्ड मिलकर के क्या करेंगे कि कुछ लोगों का इंटरव्यू लेंगे, उनसे उनका एक्सपीरियंस क्वालिफिकेशन पूछेंगे सीए से, फिर उसका ये पूछेंगे कि आईसीआई कोर्ट के सामने कोई केस वेस तो पेंडिंग नहीं है। सारी इन्फो लेने के बाद अगर वो लायक लगेगा तो ऑडिट कमेटी बोर्ड को रेकमेंड करेगा उसका नाम। बोर्ड को अच्छा लगा तो वो एजीएम में रेकमेंड करके एक बार में ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। भाई ये तो है आम जिंदगी। अब बात करते हैं मेंटोस जिंदगी की। मतलब ऑडिट कमेटी ने किया रेकमेंड पर बोर्ड को दाई नहीं आया, पसंद नहीं आया। बोर्ड बोलेगा ले भैया नींद में भेजा है क्या, कौन आदमी भेज दिया तूने, रेफर बैक फॉर रिकंसिडर, भेजो कोई अच्छा सस्ता सुंदर टिकाऊ सीए। ये क्या तरीका हुआ, बेकार आदमी तुमने ऑडिटर दिया है। अब ऑडिट कमेटी ने अगर नया बंदा भेज दिया तो प्रोसेस रीस्टार्ट हो जाता है। बट सपोज ऑडिट कमेटी भी महाजिद्दी बोले नहीं मैंने जो रिकमेंडेशंस भेजा है हम अपने उसूलों से पीछे नहीं हटेंगे, हम तो इसी बंदे को भेजेंगे, तो ओरिजिनल रिकमेंडेशन आया। अब ऑडिट कमेटी पे बोर्ड भारी, मतलब नाउ बोर्ड विल डिसाइड कि क्या वो ये ओरिजिनल रिकमेंडेशन अब एजीएम में भेजना चाहता है या फिर अपना खुद का कोई दूसरा रिकमेंडेशन भेजना चाहता है। अल्टीमेटली एजीएम में उस पर्सन को अपॉइंट किया जाएगा एंड वो फर्स्ट एजीएम से 6th एजीएम तक ऑफिस होल्ड करेगा। भाई जो भी बंदा सीए अपॉइंट हुआ है ना, उसको एक कंसेंट सर्टिफिकेट साइन करके देना पड़ेगा कि मुझे मंजूर है ऑडिटर बनना और मैं ये 4 बातों से अग्री करता हूं। नंबर 1 कि मैं एलिजिबल हूं, मैंने 141 का कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट नहीं किया है, आई सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया, मतलब मेरे पास सीओपी भी है, मैं सीए भी हूं, मैं विद इन द टर्म अपॉइंट हुआ हूं, यानी 5 साल के लिए ही अपॉइंट हुआ हूं, मैं विद इन द लिमिट अपॉइंट हुआ हूं, मतलब मेरे पास मैक्स 20 कंपनी की ही ऑडिट्स है, उससे ज्यादा नहीं है जो भी उस लिस्ट में आ जाती हैं। मेरे अगेंस्ट जो भी पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है ये रही आपके सामने, और नीचे साइन करके वो लिख देगा कि हाँ मैं तुम्हारा सीए बनने को तैयार हूँ। एक और इंसान पंचायती आंखें गड़ा के बैठा है कि कब लेटर आएगा, तो कंपनी को 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को भी एडीटी 1 फाइल करके बोलना है बधाई हो जी हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया है। बस किस किस कंपनी को ऑडिट कमेटी रखनी है वो बता दिया है। जिस कंपनी में ऑडिट कमेटी नहीं होगी प्रोसेस शॉर्टन हो जाएगा, बोर्ड डायरेक्टली एजीएम पे बता देगा कि रिकमेंडेशन दे देगा और एजीएम पे डायरेक्टली ऑडिटर अपॉइंट हो जाएगा। किसको किसको ऑडिट कमेटी रखनी है, ऑल लिस्टेड कंपनीज, ऑल पब्लिक कंपनीज 10 करोड़ पेड अप कैपिटल, ऑल पब्लिक कंपनीज टर्नओवर 100 करोड़ एंड ऑल कंपनीज जिन्होंने मांगा हुआ पैसा 50 करोड़ है। इन तीनों में से कोई भी लिमिट अगर आपकी सेटिस्फाई हो गई तो आपको ऑडिट कमेटी रखना है और आपको फुल डिटेल्ड वर्जन ऑफ दिस सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं फेमिलियरिटी की। 5 साल एक आदमी के साथ लगातार ऑडिट करवाने के बाद हो सकता है कि कंपनी उससे बहुत ज्यादा मिलजुल जाए, तो इसके लिए 2013 में प्रोविजंस आए थे रोटेशन के। 139 सबसेक्शन 2, 3, 4 में रोटेशन की बातें करते हुए कहा गया है कि कौन कौन से ऐसे ऑडिटर्स हैं जिन्हें कुछ टाइम पीरियड के बाद छोड़ के जाना पड़ेगा। तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 में रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर में कहा है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, ऑफ कोर्स ओपीसी को छुटकारा दे दिया, स्मॉल कंपनीज को छुटकारा दे दिया, बोले आप तो छोटी कंपनीज हो ना, आपको ये लफड़ेबाजी में नहीं पड़ना है। बाकी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज को ये कहा है कि एक ही बंदे को कितने साल तक रख लोगे, और फिर वो अटैचमेंट हो जाएगी, फीलिंग्स डेवलप हो जाएगी, कोई मतलब नहीं है, दोस्ती यारी हो जाएगी, बुरा लगेगा खामखा, हम गंदी रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए हमने उन्हें क्लियरली कहा रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर के केस में कि भाई आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी को और ऑडिटर को एक दूसरे से कहना चाहिए कि भाई आई थिंक हमें थोड़ी डिस्टेंस कर लेनी चाहिए, वी नीड अ ब्रेक फ्रॉम ईच अदर। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज के केस में एक क्राइटेरिया 10 करोड़ का है। प्राइवेट कंपनीज ने कहा हमें थोड़ी तो सांस लेने दो, हम इतनी मुश्किल से ऑडिटर ढूंढ के लाए हैं, हमें थोड़ा लंबा गैप तो दो। तो इनके लिए 50 करोड़ लिमिट की गई है। गाइज ये लिमिट पेड अप शेयर कैपिटल की है, वो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। लिस्टेड में तो सभी को करना है, ओपीसी और स्मॉल कंपनी को तो करना ही नहीं है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लिमिट। उसके अलावा पब्लिक कंपनी को जल्दी चपेटे में पकड़ा है, 10 करोड़ की लिमिट दी और प्राइवेट कंपनी को 50 करोड़ की लिमिट बोली है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट काइंड ऑफ कंपनी यू आर, अगर आपने बोरोइंग 50 करोड़ की लेके रखी है तो भैया हम आपको छुटकारा नहीं देने वाले हैं, आपको एक ऐसा ही ऑडिटर रखना पड़ेगा जिसको आप रोटेट करते रहो। मतलब एवरी कितने टाइम पीरियड में हमें रोटेट करना है वो अब मैं आपको बता देती हूँ। गाइस अगर आप एक इंडिविजुअल को रखते हो, यानी आप ऑडिटर में या तो फर्म रख सकते हो या इंडिविजुअल रख सकते हो। अगर आपने एक इंडिविजुअल को रखा है ऑडिटर तो 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स, दैट्स इट। और अगर आप एक ऑडिट फर्म को रख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा 2 टर्म के लिए आप उसको रख सकते हैं, कंसेक्यूटिव 5 इयर्स यानी 10 इयर्स इन टोटल। यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं लिखा 10 इयर्स इन टोटल, क्योंकि अभी अभी बताया था 139(1) में बोला है मैक्सिमम फर्स्ट एजीएम पे रखा तो 6th एजीएम पे निकालना ही पड़ेगा। तुम भले ही उस फर्म को दोबारा
6th AGM पे रख लो ना यार, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार जो ये 5 साल और 10 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर क्या करना है? तो फिर लेना है ब्रेक। वी वर ऑन अ ब्रेक, कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड तक दूरियां भी है जरूरी, डिस्टेंस रखना पड़ेगा। कितने टाइम पीरियड के लिए? दोनों के लिए कूलिंग ऑफ पीरियड सेम है, 5 साल का एक टर्म। 5 साल तक आपको उस कंपनी में दूर दूर तक नहीं भटकना है, आपको उसका ऑडिटर तो बिल्कुल नहीं बनना है। एथिकली तो आपको उसके साथ कोई रिश्ता संबंध नहीं रखना चाहिए, पर अगर आप कोई और कैपेसिटी में एसोसिएट हो भी जाते हो तो लॉ मना नहीं कर रहा है, पर लॉ आपको क्लियरली मना कर रहा है कि आप रीअपॉइंट एज एन ऑडिटर तो नहीं हो सकते। अब प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग जुगाड़ू बहुत होते हैं, तो वो अलग अलग जुगाड़ लगाने लगते हैं। बोलते हैं कि यार मेरी फर्म को डिस्क्वालीफाई कर दिया, मुझे एज एन इंडिविजुअल डिस्क्वालीफाई कर दिया, कोई बात नहीं, मैं दूसरी फर्म के साथ जुड़ जाता हूं, फिर अपॉइंट हो जाता हूं। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनमें आपसे आपकी सोच जहां पे खत्म हो जाती है ना, वहां पे इंस्टीट्यूट की शुरू भी नहीं होती, उससे भी और डिटेल्ड सोच उनकी रहती है। इसलिए उन्होंने क्लियर कट कुछ पॉइंट्स पहले ही बता दिए, कोई भी कॉमन पार्टनर वाली फर्म डिस्क्वालीफाई होगी। ठीक है गाइस, इसके अंदर ये भी बोला है कि लॉ जब आया था ना 2013 के अंदर में, अच्छा पहले सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर बता देती हूँ। कॉमन पार्टनर वाली सारी फर्म डिस्क्वालीफाई हो जाएंगी। कोई भी अगर फर्म है तो वो अंदर ही अंदर आपस में भी पार्टनर्स को रोटेट कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअल था जिसने ऑफिस होल्ड कर ली, अब वो जिस फर्म में जाके जुड़ जाएगा वो फर्म भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। इनकमिंग पार्टनर किसी फर्म से एसोसिएटेड फर्म्स भी सारी डिस्क्वालीफाई हो जाएगी। तो इस तरीके से इन्होंने दूर दूर तक की फर्म्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया है। एक और चीज मैं बता दूं कि टाइम पीरियड जो गिनना है अपन को, ये 10 साल और 5 साल, ये जब 2013 में प्रोविजन आया था उसके बाद से गिनना है या उसके पहले से गिनना है? तो ये लोग कह रहे हैं पहले से ही गिनो। मगर 2013 में अचानक से जब ये बम फटा, अचानक से जब अनाउंस हुआ कि अगर आप अब तक एसोसिएटेड हैं किसी कंपनी से तो आगे आपको नया ऑडिटर ढूंढना पड़ेगा, तो अचानक अगले दिन किसको फोन में लाके कंपनी ऑडिटर बना लेगी? बताओ भाई, इतने सालों से इतने सालों से रिश्ता बना हुआ है तो टाइम तो लगेगा ना। तो इस बात को डाइजेस्ट करने के लिए और नया ऑडिटर अपॉइंट करने के लिए, नए लॉ को फॉलो करने के लिए 3 साल तक का ट्रांजिशन पीरियड सबको दिया गया। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल है जिसके 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसको भी 3 साल और मिलेंगे कंपनी के साथ, ताकि कंपनी तब तक में कोई नया इंसान ढूंढ के उसको समझा दे। सिमिलरली अगर आप एक फर्म है और 10 साल आपके कंप्लीट हो गए तो भी आपको 3 साल और मिलेंगे। तो गाइस, अब एक बेसिक चार्ट बता के मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से इंडिविजुअल्स 2013 के बाद रहे। अगर किसी के सिर्फ 2 ही साल कंप्लीट हुए तो उसके तो हक के भी 3 साल बचे थे, और उसको तो ट्रांजिशन में भी 3 साल मिल गए, तो उसको मैक्सिमम 3 साल ही और मिले। मतलब 3 तो आप देखो सबको ही मिले। बट अगर कोई इंडिविजुअल है जिसका सिर्फ 1 ही साल कंप्लीट हुआ था 2013 तक, तो उसको जल्दी क्यों निकाल रहे हो यार? उसके तो 4 साल अधिकार के ही बचे अब तक, तो उसको 4 इयर्स पूरे कंप्लीट करने देना। सेम वे एक पार्टनरशिप फर्म के रिलेटेड भी बता दिया कि किस तरीके से उसको ट्रांजिशनल पीरियड का पालन करना है। हर किसी को 3 साल तो दिए ही, मगर किसी के 6 साल कंप्लीट हुए तो उसके पास 4 बचे थे, किसी के 5 कंप्लीट हुए तो 5 बचे थे, एंड सो ऑन। ऐसे करके सबको टाइम पीरियड डिसाइड करके दिया गया। दिस वॉज ऑल अबाउट रोटेशन, बट रोटेशन सबको नहीं कराना था, ओनली सिलेक्टेड कंपनीज को ही कराना था। रोटेशन और नॉट, आप एक कंपनी में मैक्सिमम एक बार जो अपॉइंट हुए हो तो 5 साल के लिए ही हो सकते हो। छठे ईयर में अगर आप दोबारा अपॉइंट होना भी चाहते हो तो एक स्पेशल रेजोल्यूशन, एक अलग रेजोल्यूशन फिर से पास होगा ऑर्डिनरी, आपको ऑडिटर बनाने के लिए। अब अगर किसी कारण से कोई बीच में अपनी टर्म पूरी किए बिना ऑडिटर निकल जाता है तो क्रिएट होती है कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होगी? आपको भी पता है कि नॉर्मल कंपनी में बोर्ड को हमेशा 30 डेज मिलते हैं, तो 30 डेज में बोर्ड फिल कर देगा। और अगर एक गवर्नमेंट कंपनी है तो बोर्ड के अलावा एक पर्सन है जिसको पहले ये पावर मिलती है, दैट इज सीएजी। हम सीएजी को कहेंगे सीएजी नॉक नॉक, दिस इज एन इमरजेंसी, आप इतना टाइम नहीं ले सकते हो, इस बार आपको भी 30 डेज में करना होगा। अगर सीएजी ने 30 डेज में नहीं किया तो फिर हम बोर्ड को बोलेंगे बोर्ड नेक्स्ट 30 डेज के अंदर में जो है अपॉइंट कर देगा। ओवरऑल 60 डेज में, मतलब गवर्नमेंट कंपनी को हमेशा ज्यादा टाइम लगता है। ऑडिटर जो भी अपॉइंट हुआ है अब वो कोई 5 साल तक नहीं रहने वाला है क्योंकि उसको बोर्ड ने किया है अपॉइंट, तो इसके लिए उसका भी टेन्योर रहेगा टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम। एक बहुत खास बात यहाँ बताना चाहती हूँ कैजुअल वैकेंसी की, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कि अगर किसी ऑडिटर ने किया है रिजाइन, भाग के चला गया ऑडिटर काम के बीच में, तो भैया या तो दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है। दिक्कत यह है कि कोई आदमी रिजाइन कर रहा है, कोई सीए रिजाइन कर रहा है, इट इज ऑल्सो अ साइन दैट अ फ्रॉड माइट बी गोइंग ऑन, या हो सकता है उसको धमकी दी गई हो। बात की तह तक जाने के लिए हम लोग चाहते हैं कि अगर रेजिग्नेशन वाला केस है
और बोर्ड ने अब अपने मर्जी से किसी ऑडिटर को रखा है, तो हम लोग उस ऑडिटर को डायरेक्टली नहीं रहने देंगे। कोई भी हालत में आप एक एजीएम या एक जनरल मीटिंग और बुलाओ 3 महीने के अंदर अंदर, और 3 महीने के अंदर अंदर शेयर होल्डर्स इस बात को अप्रूव करेंगे, तब जाके उस बंदे को अपॉइंट किया जाएगा, मतलब ये रेटिफाई कराना पड़ेगा आपको उसकी अपॉइंटमेंट। ये हो गया कैजुअल वैकेंसी। 139 के अंदर 9, 10, 11 मिसलेनियस प्रोविजन है कि एक ऑडिटर को अगर रीअपॉइंट करना है तो भैया वो डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, उसने अपना अनविलिंगनेस नहीं जताया होना चाहिए, और उसके खिलाफ सभी शेयर होल्डर्स ने मिलकर एक स्पेशल रेजोल्यूशन नहीं पास किया होना चाहिए कि भाई हमें इसकी शक्ल भी नहीं देखनी है। ठीक है, अगर किसी एजीएम पर कोई ऑडिटर अपॉइंट या रीअपॉइंट नहीं हुआ है तो एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंटिन्यू कर सकता है। गाइस, हमें साधारण ऑडिटर को अपॉइंट करना हो या कैजुअल वैकेंसी वाला करना हो, हमें एक ऑडिट कमेटी का रिकमेंडेशन हमेशा लेना ही चाहिए। ये हो गया आपका 139 हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। रखा है तो निकालोगे भी। रिमूवल का सेक्शन 140 है। 140 कहता है कैसे निकालना है एक ऑडिटर को। बहुत ही आसान नहीं है, मुश्किल है। पहले एक बोर्ड मीटिंग होगी। गलत बात, बोर्ड मीटिंग से पहले भी एक स्टेप होता है। एक्चुअली ये पूरा सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 इज रेड विद 140 सबसेक्शन 4। मतलब पहले शेयर होल्डर्स की रिक्वेस्ट आती है कि ये पर्सन को हमें ऑडिटर नहीं रखना, और फिर हम लोग जाकर के बोर्ड में ये मीटिंग करते हैं, फिर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने जानी पड़ती है, तब जाके चार्टर्ड अकाउंटेंट निकलता है अगर एजीएम पे शेयर होल्डर्स उसे निकाले। देख रहे हो कितनी शिद्दत करनी पड़ रही है हमें निकालने के लिए। तो रिमूवल कैसे होता है? 140 सबसेक्शन 1 में सिंपल बोल रहा है बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, 30 दिन के अंदर अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को एडीटी 2 में इन्फॉर्म करो। एडीटी 1 में रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म किया था कि ऑडिटर रख लिया है, एडीटी 2 निकालने के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट की विनती ले रहे हैं कि हम निकालना चाहते हैं इस ऑडिटर को, शायद इसे कुछ आता नहीं है या ये ढंग से काम नहीं कर रहा, वॉट एवर रीजन यू हैव टू टेल। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अग्री कर गया तो 60 दिन के अंदर अंदर आप बुला लीजिए भैया एक मीटिंग शेयर होल्डर्स की, और उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा दीजिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास होके ही ऑडिटर निकलेगा, पर जाने से पहले आखिर क्या कहना चाहता है ऑडिटर वो आपको सुनना पड़ेगा। मतलब उसे मिलेगी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड उसे 2 फॉर्म में मिल सकती है, या तो रिटन फॉर्मेट में, अगर रिटन मौका नहीं मिला तो ओरली भी वो अपने मन की बात सुना सकता है। तो स्टेप्स फॉर रिमूवल एक्चुअली इन डिटेल ऐसे हो जाते हैं कि पहले एक स्पेशल नोटिस रिसीव होता है शेयर होल्डर्स से, जो अभी मैं पढ़ाऊंगी आपको। देन एक बोर्ड मीटिंग होती है, फिर सीजी को एप्लीकेशन जाता है, फिर सीजी का अप्रूवल आता है, एक स्पेशल नोटिस एजीएम बुलाई जाती है। एजीएम के अंदर में ऑडिटर अपनी बात कहता है, विनती करता है, समझा देता है कि भाई मैं कितनी मेहनत से काम करता हूं, मैं कितना अच्छा हूं, मुझे मत निकालो, ऐसा करके। फिर उसके बाद भी अगर शेयर होल्डर्स को लगता है नहीं हमें ऑडिटर को निकालना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है एंड फाइनली ऑडिटर रिमूव हो जाता है। तो दिस इज हाउ एन ऑडिटर इज रिमूव्ड। तो 140 सबसेक्शन 1 के बाद 140 सबसेक्शन 4 पढ़ना बनता है, क्योंकि ये एक्चुअली पहले होता है। इसके अंदर कहा है कि अगर किसी के 5 या 10 साल पूरे नहीं हो रहे और शेयर होल्डर्स उससे परेशान हो गए तो वो एक स्पेशल नोटिस पास कर सकते हैं। गाइस, इस स्पेशल नोटिस में 2 बात होगी। या तो हम कह रहे हैं जो बंदा निकल रहा है उसे तो हमें किसी भी हालत में रीअपॉइंट नहीं करना है, रिटायरिंग ऑडिटर विल नॉट बी रीअपॉइंटेड। या फिर हम कह रहे हैं भाई हमारे दिमाग में कोई और इंसान है, हमें इसे रखना है, इसीलिए पहले वाले को निकालना पड़ेगा। तो एक्सप्रेसली प्रोवाइडिंग कि रिटायरिंग ऑडिटर को मत रखो या पर्सन अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर को रखो, ऐसा स्पेशल नोटिस कुछ गिने चुने शेयर होल्डर्स ने भेजना पड़ेगा। जैसे ही ये नोटिस का रिसीट कंपनी को हो जाता है, कंपनी शेयर होल्डर को ये दुखड़ा सुना देता है कि देखो देखो तुम्हें निकालने की बात आई है। तो कंपनी विल सेंड अ कॉपी टू द रिटायरिंग ऑडिटर। रिटायरिंग ऑडिटर इसको पढ़ेगा, पढ़ के ये बात को डाइजेस्ट करके अपनी खुद की एक रिप्रेजेंटेशन तैयार करेगा कि मैं भी इन शेयर होल्डर्स से कुछ कहना चाहता हूं। और ये रिप्रेजेंटेशन सुनने के बाद में, ये रिप्रेजेंटेशन लिखने के बाद में, ये रिप्रेजेंटेशन सभी शेयर होल्डर्स के पास जाएंगी, सभी मेंबर्स के पास जाएंगी। अगर ये टाइमली रिसीव हो गई और इसे नोटिस के साथ भेजा जा सका तो। अगर ये रिप्रेजेंटेशन टाइमली नहीं आई और हम इसे नहीं भेज पाए टाइमली, तो हमें इसकी एक कॉपी तो रजिस्ट्रार को भेजनी है और दूसरा हम शेयर ऑडिटर को मौका देंगे कि तुम मीटिंग में आके ओरली ये पूरा रिप्रेजेंटेशन अपनी मुंह जबानी सबको सुनाओ। ट्रिब्यूनल अगर सेटिस्फाइड है इस बात से, अगर किसी ने कंप्लेन किया है ट्रिब्यूनल को कि भाई इस रिप्रेजेंटेशन में ऑडिटर ने बहुत गलत गलत बातें लिखी है। देखो, पहली बात तो ऑडिटर शुड नेवर मिसयूज दिस अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं कि मैं तो जा ही रहा हूँ, जाते जाते मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये सुनाना चाहता हूँ, वो सुनाना चाहता हूँ, बद्दुआ दे दी, ये सब नहीं करना है। अगर किसी को भी ऐसा लगता है एनीबडी इज अग्रीव्ड फ्रॉम दिस रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय ऑडिटर, तो वो ट्रिब्यूनल को कंप्लेन कर सकता है।
और ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ट्रिब्यूनल इस रिप्रेजेंटेशन को फड़वा देगा, किसी के पास भी ये रिप्रेजेंटेशन पहुंचेगी नहीं, इट विल नॉट बी रेड आउट एट द मीटिंग, ऐसा वो इंश्योर करवाएगा कोई भी हालत में, राइट। 140 सबसेक्शन 4 हो जाता है। अभी क्या बात है कि रिमूवल में तो हमने निकाला था ऑडिटर को, हो सकता है ऑडिटर खुद भी रिजाइन करे, मतलब तुम क्या मुझे निकालोगे, मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं। ऐसा करते वक्त 140 सबसेक्शन 2(3) लगता है, जिसमें सिंपल बोला है कि भाई आपने हमें रखा था एडीटी 1 में, आपने हमें निकाला था एडीटी 2 में, अब हम खुद जाते हैं एडीटी 3 में। 30 डेज के अंदर अंदर कंपनी और रजिस्ट्रार दोनों को रीजन फाइल करके बता दिया, अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना। एडीटी 3 30 डेज के अंदर अंदर फाइल करना है। अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो भूलो मत, तुम्हें जिसने रखा है सीएजी उसे भी ये रीजन जाएंगे, रीजंस बता देना क्यों छोड़ के जा रहे हो, और अगर नहीं किया 30 डेज में ये फाइल, रीजन नहीं बताए, तो पेनल्टी है अच्छी खासी 140 सबसेक्शन 3 में, वो भुगतना पड़ेगा। इसके साथ आपका रिमूवल हो गया। रिमूवल में एक और आदमी है जो आपको रिमूव कर सकता है, NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल खुद होकर सुओ मोटो ये डिसाइड कर सकता है, या उसको सीजी बोल सकता है कि एक ऑडिटर है ये क्या कर रहा है, इसको निकालो, या फिर एनी अदर पर्सन कोई कंप्लेन अगर ट्रिब्यूनल को करेगा, और ट्रिब्यूनल अगर श्योर हो गया कि ऑडिटर फ्रॉड कर रहा है, मतलब अगर 3 वर्ड साथ में है, ट्रिब्यूनल, ऑडिटर, फ्रॉड, तो 140 सबसेक्शन 5 आएगा। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, कंपनी को बोलेगा निकालो अपने ऑडिटर को, चेंज करो। अगर ये कंप्लेन सीजी की आई थी तो ट्रिब्यूनल थोड़ा फास्ट एक्शन लेगा, 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर पास कर देगा, और सीजी को बोलेगा प्लीज डू दी ऑनर्स ऑफ अपॉइंटिंग अनदर ऑडिटर। अगर सीजी की कंप्लेन नहीं है, किसी और की है, तो कंपनी को बोला जाएगा कि आप अपने ऑडिटर को चेंज करो। एक बार जो ऑडिटर यहाँ रिमूव हो गया, वो 5 साल तक कहीं और रीअपॉइंट होने लायक नहीं बचेगा, उसकी 5 साल की ऑडिट ओवर, और 447 फ्रॉड का सेक्शन में वो फंसेगा जो अलग। तो ये हो गए रिमूवल की बातें। सो वी आर डन विद 139, वी आर डन विद 140। 141 हम ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैंने आपको जैसे बताया ऑलरेडी वीडियो के नीचे है, इसको देख जरूर लेना, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन की कैटेगरी में है। अब जिसने काम किया है उसको पगार तो मिलेगी, तो 142 के अंदर बोला है पगार ऑडिटर का कहाँ फिक्स होता है, जिसने रखा है वो फिक्स करेगा। जैसे फर्स्ट ऑडिटर को रखता बोर्ड है तो उसकी पगार भी बोर्ड फिक्स करेगा। सेकेंड ऑडिटर को एजीएम में रखा जाता है, तो उसकी पगार कैसे डिसाइड होगी, वो एजीएम में ही, मतलब मीटिंग के अंदर ही डिसाइड होती है। इट शैल बी decided in the general meeting or the manner shall be decided in the general meeting। फर्स्ट ऑडिटर का बोर्ड ही कर देगा। अब क्या क्या चीजें रेम्यूनरेशन में इंक्लूड होती है, देखो जो उसको फिक्स पेमेंट दिया जा रहा है, फी दिया जा रहा है, वो तो इंक्लूड होगा ही। अगर उसने आने जाने का कोई ऐसा फ्लाइट में उड़ के आया है और खर्चा किया है और ओला उबर बुक करी है और खाया है रास्ते में, तो आपको एक्सपेंसेस का एक लिस्ट बता देगा जो आप उसको रीइंबर्स करोगे, वो भी यहाँ पर इंक्लूड होगा। और इसके साथ साथ अगर आपने उसको कोई फैसिलिटी प्रोवाइड की है, रहने की सुविधा, मैंने कहा ना ऑडिटर को जमाई की तरह ट्रीट किया जाता है, बढ़िया से बढ़िया स्टे रहता है, उसका खातिरदारी होती है, खाना पीना होता है, तो ये सारी चीजें भी उसकी उसमें जुड़ जाती है। बट रेम्यूनरेशन विल नॉट इंक्लूड व्हाट, रेम्यूनरेशन नहीं इंक्लूड होगा। देखो सीए इज अ वेरी वर्सेटाइल पर्सन, उससे बहुत सारा काम करवाया जा सकता है। सीए आए हो, लगे हाथ ये रिटर्न भी भर दो, ये वाला कंसल्टेंसी भी दे दो, तो भाई हम चंटे बहुत है, हम उसकी अलग से फीस चार्ज करेंगे, और अगर हम उसकी अलग से फीस चार्ज करेंगे तो 142 की फीस के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। अब 142 में जो फीस तो मिल रही है भैया, लेकिन काम तो करोगे, तो क्या काम एक सीए एक ऑडिटर करेगा, क्या उसके हक है और क्या उसकी ड्यूटियां हैं, ये हम 143 बड़े से सेक्शन के अंदर पढ़ने वाले हैं। 144 ऑलरेडी यहाँ कवर हो गया था कि कौन कौन से काम सीए को नहीं करने हैं, प्रोहिबिटेड लिस्ट। ड्यूटियां और पावर के पहले 2 छोटे छोटे सेक्शन है वो करा के खत्म कर देती हूँ कि भाई जो भी आदमी ऑडिटर है उसने ऑडिट किया होगा, ये उसका मेन काम है, तो जो ऑडिट करता है वही साइन करेगा। द पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर इन इटसेल्फ विल साइन द रिपोर्ट। अगर एलएलपी या फर्म है तो आपको पता है मेजॉरिटी पार्टनर सीए होने चाहिए, क्लियर कर दिया है कि वही सीए ही साइन करेगा भाई। हो सकता है आपका कोई पार्टनर लॉयर भी हो, कोई पार्टनर आपका एक्चुअरीज भी हो, फर्क नहीं पड़ता उस बात से, लेकिन वो साइन नहीं करेगा, साइन तो सीए ही करेगा, सिक्का तो सीए का ही लगेगा। हाँ, अब एक और हक है आपको, मीटिंग में आए हो तो क्वालिफिकेशन, ऑब्जर्वेशन, कमेंट जोर जोर से सबको बोल के सुनाओ कि ये कंपनी की ये कमी है, पूरी चुगली करो मस्त। 145 ये कहता है, 145 कहता है साइन करना है, 146 कहता है मीटिंग में जाना है। वाह वाह, ये हमारी पावर है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, इन्विटेशन आ रहा है, नोटिस आएगी आपको हर जनरल मीटिंग की, पर ये पावर देखो कैसे फटाक से ड्यूटी में बदलने वाला है।
अगर ये इन्विटेशन आया और आपकी मर्जी हुई कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, तो ये पावर है। पर यहां पे बोला है आपको मैंडेटरीली जाना ही पड़ेगा जब तक कि आपको एग्जेम्प्ट नहीं किया है। ले भैया, ये तो ड्यूटी बन गई आपकी, अटेंड करना ही पड़ेगा, मन हो के नहीं हो, सच सवर के पहुंचो इनकी मीटिंग में। नहीं खुद पहुंच सकते किसी कारणवश तो कोई बात नहीं, आपके जितने टैलेंटेड रिप्रेजेंटेटिव को भेजो, मतलब सीए विथ सीओपी नॉट डिस्क्वालिफाइड, इतना ज्यादा क्वालिफाइड पर्सन आप भेजेंगे, ऐसे नहीं कि छोटू भेज दिया, तो प्रॉपर एक रिप्रेजेंटेटिव आपको भेजना है। ध्यान रखें कि इस मीटिंग में आप जाइए जरूर, पर कठपुतली बनकर बैठ जाइए, क्योंकि आपको सुना सिर्फ तब जाएगा जब आपका मैटर एज एन ऑडिटर कोई आपको कंसर्न करता हो, तभी आपको बोलना है, वरना मुझे ये लगता है, मुझे वो लगता है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है सुनने में। तो ये हो गया, आपको मीटिंग अटेंड करनी है 146 के अंदर। देन बोला है अगर इसी पूरे सेक्शन की आप उल्लंघन करते हैं तो उसकी पेनल्टी, यानी 147 इज द एंडिंग सेक्शन जो पेनल्टी की बात करता है। कंपनी को क्या पेनल्टी लगेगी अगर पूरे सेक्शन 139 से 146 में से कोई भी सेक्शन नहीं कंप्लाई किया? 25,000 से 5 लाख। अब 25,000 से 5 लाख अगर कंपनी की है तो ऑफकोर्स ऑफिसर की 10,000 से 1 लाख होगी, ऑप्शन ही नहीं है इनके पास, कम ही रखना पड़ता है उनका। ऑडिटर्स के केस में सिर्फ 3 सेक्शन अट्रैक्ट होते हैं। 139 जो अभी हमने पूरा अपॉइंटमेंट का पढ़ा, 144 में जो प्रोहिबिटेड सर्विस मना किया था फिर भी दे दी ना वो सर्विस तो पकड़े जाओगे, और 145 में साइन किसी गलत आदमी से करवाई तो सेम पेनल्टी एज कंपनी 25,000 से 5 लाख। और हम उन्हें कहने लगे यार कहाँ 5 लाख की पेनल्टी लगा रहे हो जनाब, इतना तो हम ऑडिट करके नहीं कमा रहे। तो आप एक काम करो, हमें जितना मिल रहा है उसका 4 गुना मैक्स कर दो। सो रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय ऑडिटर विच एवर इज लेस। अब ये तो तब जब आपसे गलती से मिस्टेक हुआ है, अगर आपने जानबूझ के कुछ किया है, विलफुली कुछ किया है, तो भैया 1 साल की तो जेल होगी। और देखो कैसे यूं होने वाला है, आपका 4 टाइम्स हो जाएगा 8 टाइम्स, 5 लाख हो जाएगा 50,000, 25,000 हो जाएगा 25 लाख। और क्योंकि ये आपकी पेनल्टी है इसलिए ये आपको अच्छे से याद रखनी बहुत जरूरी है। डैमेजेस वगैरह अगर आपको कुछ भी लग रहे हैं, जो भी आपको किसी को भी हो रहे डैमेजेस, कंपनी को, स्टैट्यूटरी बॉडी, ये वगैरह, इन सब के डैमेजेस ऑडिटर को पे करने पड़ेंगे। मतलब ऑडिटर की वजह से किसी मेंबर या क्रेडिटर को नुकसान हो रहा है तो ऑफकोर्स ऑडिटर की जेब से ये पैसा लगेगा। सीजी ऑर्डर करेगा कि कैसे ये पेमेंट अपन को सीए से निकलवानी है। अगर ये फर्म थी तो केवल वही पार्टनर्स जो फ्रॉड्यूलेंटली वर्क किए थे केवल वही लायबल होंगे। क्रिमिनल लायबिलिटी के केस में जो फ्रॉड्यूलेंट पार्टनर था जिसने क्रिमिनल काम किया केवल वही लायबल होगा। ये पेनल्टी भी हमने डिस्कस कर ली है। देखो 148 जो सेक्शन होता है इसके अंदर में कॉस्ट ऑडिट वाला, वो लॉ के केस में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इसके लिए लॉ के केस में हम उसको बिल्कुल भी यहाँ पे ध्यान रखेंगे नहीं। और हम डिस्कस करने चलेंगे सीधा सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटीज, जिसके अंदर बहुत सारी बातें बोली है। एक एक करके इसको कवर कर लेते हैं तो हमारा ऑडिट एंड ऑडिटर्स कंप्लीट हो जाएगा। 143 सबसेक्शन 1 इज अ पावर का सेक्शन कि ऑडिटर के पास क्या क्या पावर होते हैं। मैं आपको बता दूं 3 पावर सबसे पहले जो ऑडिटर के पास होते हैं, वो कंपनी की कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक कर सकता है, वो किसी भी इंसान से इन्फो या एक्सप्लेनेशन मांग सकता है जैसा उसको ठीक लगे। ना सिर्फ कंपनी की, क्योंकि हमें तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने होते हैं, तो हम सभी सब्सिडियरी सभी एसोसिएट की उतनी बुक्स मंगवा सकते हैं जिससे मैं CFS चेक कर सकूं। ये मेरा पहला पावर हो गया। 143 सबसेक्शन 1 में एक ड्यूटी भी है। ड्यूटी है कि हर ऑडिटर को मुंह जबानी कुछ सवाल पूछने हैं जिनको कहते हैं इंक्वायरीज। देयर आर सर्टेन इंक्वायरीज दैट ईच एंड एवरी ऑडिटर हैज टू डू ओरली। गाइज ये रिटर्न में आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको ओरली ही पूछना है और मैंडेटरी पूछना है। जैसे अपन किसी को मिलकर पूछते हैं ना, और भैया कैसे हो, ये वैसे ही सवाल है जो ऑडिटर जाते ही पूछेगा, और भैया कैसे हो मत बताओ, ये बताओ हमें कि क्या तुमने कोई लोन्स एंड एडवांस ऐसा लिया है जो कंपनी के हित के खिलाफ है, प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। क्या सभी लोन्स तुम्हारे प्रॉपरली सिक्योर्ड थे या बिना सिक्योरिटी के किसी को भी लोन दे दिए हो। दूसरा सवाल, क्या कंपनी के जो भी ट्रांजैक्शंस थे जो केवल बुक एंट्रीज के थ्रू हुए हैं, जैसे कि डेप्रिसिएशन, बोनस इशू, क्या कहीं वो कंपनी के इंटरेस्ट के खिलाफ है। ट्रांजैक्शंस बाय बुक एंट्रीज आर दे प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। तीसरा सवाल, क्या कंपनी ने कोई भी असेट जितनी प्राइस पे खरीदा था उससे कम पे बेच दिया। ऐसा कौन करता है यार कि महंगे में खरीदा और सस्ते में बेचा। स्पेशली दिस प्रोविजन इज ओनली अट्रैक्टेड टू शेयर्स एंड डिबेंचर्स। मगर यार ये तो बैंकिंग कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी का तो रोज का काम है, तो उनको एक्सक्लूड कर दिया। उसके अलावा ये बाकी कंपनी से पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जान पहचान वाले को आपने जानबूझ के फेवर करने के लिए खुद घाटा खा लिया, ऐसा तो नहीं किया।
चौथा सवाल तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, लोन्स एंड एडवांस को कहीं डिपॉजिट की तरह तो नहीं दिखा दिए। देखो क्या होता है ना, लोन्स एंड एडवांस रिस्की साउंड करते हैं, डिपॉजिट्स बहुत सेफ लगते हैं, और होता दोनों का सेम ट्रीटमेंट है, तो कहीं ऐसा आपने चंटापंती तो नहीं कर दिया। खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस कहीं रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं डाल दे, खुद के ट्रिप पे मतलब इंजॉय करने मालदीव्स जा रहे हैं और फिर बिजनेस ट्रिप के नाम पे रेवेन्यू में डाल रहे हैं, ऐसा तो नहीं कर रहा कहीं डायरेक्टर? खुद के बेटे को साउथ कैलिफोर्निया पढ़ने भेज दिया और उसका पूरा पढ़ाई का खर्चा रेवेन्यू अकाउंट में डाल दिया, ऐसा तो नहीं किया। अगर किताबों में दिखाया है कि शेयर्स कैश के लिए अलॉट हुए, तो भैया कैश तो आया है ना। अगर कैश नहीं आया तो रिवर्सल की बराबर एंट्री मारकर बैलेंस शीट को करेक्ट, रेगुलर एंड नॉट मिसलीडिंग कर दिया ना। ये 6 सवाल ओरली हम 143 सब सेक्शन 1 के अंदर में उनसे पढ़ने वाले हैं। 143 सब सेक्शन 1 के बाद अगला पॉइंट आता है 143 सब सेक्शन 2, 3, 4। एक चीज बता दूं कि वैसे तो अपन ने ये ओरली ही कर लिया था सारा, जो भी प्रोप्राइटरी इंक्वायरीज थी हमारी, प्रोप्राइटरी इंक्वायरीज हमारी ओरली हो गई थी, लेकिन अगर एक का भी जवाब नेगेटिव था, सपोज उन्होंने कोई पर्सनल एक्सपेंस डाला ही है रेवेन्यू के अंदर, अगर एक भी पॉइंट हमारा नेगेटिव आता है इसके अंदर में, तो उसका हमें रीजन देना पड़ेगा और उसको अपन को रिटन में रिपोर्ट के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। मतलब ऐसे तो मैंने कहा ये ओरल इंक्वायरीज है, बट अगर इनमें से किसी भी इंक्वायरी का जवाब नेगेटिव में है तो वो आपकी रिटन बन जाएगी, ऐसा आपको बोला गया है। अब पूरा ऑडिट सब्जेक्ट आप क्यों पढ़ते हो? इस 143 सबसेक्शन 2 की वजह से। कहता है कि हर कंपनी के लिए एक ऑडिटर होना मैंडेटरी है, हर कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट होना जरूरी है। हर ऑडिटर सारे लॉ की प्रोविजनिंग चेक करेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करेगा, उसे अकाउंट्स तो आना चाहिए ना, तभी वो ऑडिट चेक कर पा रहा है, और उसे साल में एक बार एक ओपिनियन देना है। वाह वाह, लोग हमारा ओपिनियन मांग रहे हैं और ओपिनियन मांगने के पैसे और दे रहे हैं। इंडिया में तो हमें आदत है फ्री में ओपिनियन देने की, बट स्टिल यहाँ पे हम ओपिनियन देंगे। ओपिनियन क्या देंगे कि जितना इन्फो एक्सप्लेनेशन हमें मिला है, क्या उस हिसाब से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं कि नहीं, क्या हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर व्यू देता है कि नहीं, क्या हमारा कैश फ्लो ट्रू एंड फेयर व्यू देता है कि नहीं। ऑडिट रिपोर्ट के पीछे कुछ चीजें अटैच होती है जिनको हम प्रिंसिपल असर्शंस कहते हैं। अभी तक हमने जो इंक्वायरी करी 143 सबसेक्शन 1 में वो ओरल थी, अब हम कुछ चीजें रिपोर्ट में रिटन में इन्फॉर्म करेंगे। अब ये बड़ी लिस्ट है, इसमें से आप कुछ गिन के 4-5 चीजें याद कर लोगे। 143 सबसेक्शन 3 के अंदर में क्या क्या चीजें हमें लिख के बताना है रिपोर्ट के अंदर। नंबर 1, ऑडिटर लिख के बताएगा कि क्या उसे सभी लोगों ने सब कुछ जो उसने पूछा, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन जितना उसे चाहिए था सारा मिल गया। क्या कोई भी जो लॉ ने बोली है बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने के लिए, जैसे सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड, आपका इनकम एंड एक्सपेंस, आपका असेट लायबिलिटी, आपका कॉस्ट रिकॉर्ड्स, क्या कंपनी ने वो सारा मेंटेन किया है? जो भी ब्रांच हमने विजिट नहीं करी, क्या वहां से हमें रिटर्न घर बैठे बैठे मिल गए हैं या दूसरी कंपनी में बैठे बैठे मिल गए हैं? और जो भी जगह, जो भी पॉइंट, जो भी ब्रांच का ऑडिट मैंने नहीं करा है, अब देखो बैंक के केस में सारे ब्रांच की ऑडिट तो सेम ऑडिटर करेगा नहीं ना, दूसरे ऑडिटर ने कोई अगर ब्रांच का ऑडिट किया है तो क्या उसकी रिपोर्ट मुझे टाइमली मिल गई है, और अगर मिल गई है तो मैंने उस रिपोर्ट के साथ कैसे डीलिंग किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, क्या बैलेंस शीट P&L की शक्ल बुक्स ऑफ अकाउंट से मिलती है? क्योंकि देखो हिसाब से तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जब पिचकाते हैं तो उससे बैलेंस शीट P&L निकल के आते हैं, पर अब कुछ कुछ जगहों पे तो ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं हमें इतना प्रॉफिट चाहिए तो उल्टा बुक्स बनाओ। तो अब हिसाब ऐसा है कि भाई कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट से P&L बैलेंस शीट बनना चाहिए और वो मैच होना चाहिए आपस में। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनी ने फॉलो किया है कि नहीं? गाइस ये सब क्वेश्चंस के जवाब ऑडिटर रिटन में देगा। ये ओरल इंक्वायरी नहीं है, ये रिटन है, ये हर रिपोर्ट के पीछे अटैच होती है। और लिस्ट अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्या ऐसा कुछ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने ऑब्जर्व किया जिसका एडवर्स इफेक्ट आने वाला है कंपनी की फंक्शनिंग पर? क्या डायरेक्टर्स ने ऐसे कोई कांड किए हैं जिससे सारे के सारे एक साथ डिस्क्वालीफाई हो गए हैं 164 सबसेक्शन 2 के अंदर? कैसे होते हैं भाई कि अगर डिविडेंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक नहीं दिया, लोन्स वगैरह टाइमली नहीं चुकाए, रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं किए बहुत साल तक के एक साथ में, अगर ऐसा कुछ भी किया है तो सारे एक साथ डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो हमें बताना है इस पॉइंट के अंदर कि क्या इस कंपनी के सभी डायरेक्टर्स ने ऐसा कोई काम किया। क्वालिफिकेशन, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है कमी निकालना, तो बुराई हमने जो करी, कमी जो निकाली, एडवर्स रिमार्क वो। क्या कंपनी के फाइनेंशियल कंट्रोल्स बराबर चल रहे हैं कि नहीं? पर ये ऑडिटर पता है कब रिपोर्ट करेगा? जब कंपनी इतनी बड़ी हो कि वो लायक हो कंट्रोल्स लगाने के। यानी अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है ना कि टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो एंड बोरोइंग्स वगैरह 25 करोड़ से ज्यादा हो,
तो उस केस में उसमें भी ओपीसी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, उन सबको छूट दे दिया है। इनसे बड़ी जो कंपनीज होती है ना, उसी केस में इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स आपको चेक करने हैं और इस बात पे रिपोर्ट करनी है। और किस चीज पे ऑडिटर रिपोर्ट करता है भाई? और रिपोर्ट करता है कुछ रूल्स पर, जैसे कि क्या कोई कंपनी के अगेंस्ट पेंडिंग लिटिगेशन है, क्या प्रोविजन बना दिया कोई मोटा खर्चा जो आंखों के सामने लग रहा है कि आने वाला है, कोई लॉस होने वाला है, कहीं आईपीएफ में पैसा डालने में कोई जबरदस्ती डिले तो नहीं किया। इसके अलावा हमने पढ़ा है ऑडिट ट्रेल वाला सॉफ्टवेयर कंपनी को रखना है, तो क्या ऑडिट ट्रेल वाला सॉफ्टवेयर रखा है? ये पूरा पॉइंट कहता है कि कहीं मैनेजमेंट ने ऐसा कोई भी पैसा जो लिया है और नहीं दिखाया है तो वो रिपोर्ट करो, कोई ऐसा पैसा जो दिया है लोगों को और नहीं दिखाया है वो रिपोर्ट करो। ये सारी चीजें इस पॉइंट के अंदर कवर्ड है। लास्ट, कहीं डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया, वो पे तो किया ना, 123 का उल्लंघन तो नहीं किया, और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो यूज किया वो ऑडिट ट्रेल वाला किया ना, अगर नहीं किया तो इस सेक्शन के अंदर पूरा रिपोर्ट में चापली कर देगा ऑडिटर। अगर 143 सबसेक्शन 3 में एक भी नेगेटिव कमेंट आया तो 143 सबसेक्शन 4 कहता है उसका रीजंस बताओ, तो 143 सबसेक्शन 4 तो कोई काम का ही नहीं है, 2 भी कोई काम का नहीं था, और 143 सबसेक्शन 3 से भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, तो वी शैल स्टेट द रीजन है सेक्शन, इसके लिए मैं पढ़ा रही हूँ, बट इंपॉर्टेंट हमारा ऑलरेडी कवर हो गया है 139 एंड 141। अगला 143 5 से 7 सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी को लगता है। कह रहे हैं कि इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी आप जो साधारण रिपोर्ट बनाओ के दोगे वो तो दोगे, सीएजी ना ऑडिटर को 2-3 चीजें और बताता है। अमंगस्ट अदर थिंग्स, ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ वो उसको कहता है सुन मेरी बातें, ऐसा करना ऑडिट में, वैसा करना। तो ऑडिट रिपोर्ट के पीछे और ऑडिटर क्या अटैच करता है कि उसे क्या डायरेक्शंस मिले थे सीएजी से, उस पे उसने क्या एक्शन लिए और उस एक्शन का क्या इंपैक्ट आया है। पूरा ऑडिट हो जाने के बाद वो सीएजी को ये रिपोर्ट जमा कर देगा। सीएजी मस्त 60 दिन लेंगे और चेक करेंगे कि ऑडिट में मजा आया है कि नहीं, क्या मुझे इस ऑडिट में कुछ और ऐड करवाने की जरूरत है, क्या मैं इसकी सप्लीमेंट्री ऑडिट करवाऊं, दोबारा ऑडिट करवाऊं, कुछ और चीज की टेस्ट ऑडिट करवाऊं। ऐसा करके वो साथ ही साथ सीएजी अपना खुद का कमेंट भी दे सकते हैं, टिप्पणी भी दे सकते हैं। जो भी सप्लीमेंट्री ऑडिट सीएजी ने करवाई होगी या जो भी कमेंट किया होगा या जो भी टेस्ट ऑडिट करवाई होगी, गाइज ये सब भी पूरी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनती है और एक एक मेंबर और एक एक जो भी रजिस्ट्रार है उसके पास भी सर्कुलेट होगा। मतलब ऑल दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर ऑडिट रिपोर्ट। नेक्स्ट आता है 143 सबसेक्शन 8 जो कहता है ब्रांच अगर आपकी है और ब्रांच का ऑडिट कोई और ऑडिटर भी कर सकता है। क्या होता है ना, सीए जिद करने लगता है कंपनी का ऑडिट मैंने किया तो ब्रांच का ऑडिट भी मैं ही करेगा, ये तो गलत है। अगर ब्रांच इंडिया में है तो याद रखना कोई भी और बंदा, मतलब जो कंपनी का ऑडिटर है वो तो कर ही सकता है, पर एनी अदर पर्सन अगर 139 में अपॉइंट हो सकता है तो वो भी तो कर ही सकता है ना, क्या इतनी जिद है कि तुम्हें ही करना है। पर ब्रांच अगर इंडिया के बाहर है तो भाई वहां के रूल्स भी देख लो एक बार, कंपनी का ऑडिटर, वहां का अकाउंटेंट या वहां के लॉ के हिसाब से जो बंदा ऑडिट कर सकता है वो भी ऑडिट कर सकता है। ड्यूटीज एंड पावर्स एकदम सेम रहने वाले हैं, बस याद रखना कि ब्रांच ऑडिटर ने थोड़ा टाइमली काम करके देना चाहिए, क्योंकि उसकी रिपोर्ट के हिसाब से ही मेन जो ऑडिटर रहता है वो अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। इसके लिए ब्रांच ऑडिटर को टाइमली ये सेक्शन का कंप्लायंस करके अपनी रिपोर्ट मेन ऑडिटर को दे देनी चाहिए ताकि मेन ऑडिटर मेन रिपोर्ट बना सके। 143 9 10 इज एग्जैक्टली वही सेक्शन जो 133 एएस के लिए है, ऐसा 143 सबसेक्शन 9 एंड 10 ऐसे के लिए है। क्या बोलेगा कि भाई हर ऑडिटर को ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने, जैसे हर कंपनी को एएस फॉलो करना था वैसे हर ऑडिटर को ऐसे फॉलो करना। जैसे इसके अंदर में भी फॉर्मेट बता दिया है कि अब आईसीएआई रेकमेंड करता है, एनएफआरए उसको एग्जामिन करता है और खुद के रिकमेंडेशंस देता है, और सीजी क्या करता है, सीजी एनएफआरए को कंसल्ट करता है और बाद में प्रिस्क्राइब कर देता है ऐसे। तो ये हो गया आपका 143 9 एंड 10। 143 11 इज अबाउट कारो, जो कि अगेन ऑडिट में काम आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक स्पेशल ऑर्डर दे सकती है, उस स्पेशल ऑर्डर के थ्रू ऑडिटर को नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट के साथ साथ एक स्पेशल रिपोर्ट और बनानी पड़ेगी जिसे हम कंपनीज ऑडिटर रिपोर्ट ऑर्डर कहते हैं। अगेन इसका लॉ में कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, विल रीड अबाउट दिस इन ऑडिट। 143 सबसेक्शन 12 to 15 ये जरूरी है हमारे लिए। अगर कंपनी में हो रहा है घपला, कोई प्रकार का हो रहा है फ्रॉड और ऑडिटर ने उसको नजर में ले लिया, तो ऑडिटर की ड्यूटी बनती है सबसे पहले, एक तो एक्शन आपको बहुत टाइमली लेना है, पर सबसे पहले ये देखने का कि घपला छोटा मोटा है कि बड़ा बड़ा है। अगर फ्रॉड लेस देन 1 करोड़ का है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को बॉदर नहीं करने का, चुपचाप बोर्ड या ऑडिट कमेटी को बोलने का देख तेरे नाक के नीचे क्या चल रहा है। कैसे रिपोर्ट करेंगे अपन,
2 दिन के अंदर अंदर, मतलब ASAP विद इन 2 days, क्या फ्रॉड हुआ है, कितने अमाउंट का हुआ है और किसने किया है, ये आप उनको इन्फॉर्म करोगे। फिर उसके बाद वो या तो उसको पनिश कर देंगे, और अगर पनिश नहीं किया है तो डिटेल बताएंगे कि क्या फ्रॉड था, कितना अमाउंट था, कौन आदमी इन्वॉल्व था और क्या रेमेडियल एक्शंस लिए। ये डिटेल सब बोर्ड रिपोर्ट में बोर्ड खुद डिस्क्लोज करेगा जनता को पढ़ने के लिए। ये तो तब ना जब 1 करोड़ से कम का फ्रॉड हो। अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नीड्स टू बी अवेयर। अपन पहले तो वही करेंगे, 2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड या ऑडिट कमेटी को इन्फॉर्म करके बोलेंगे तुम्हारा प्यारा ऑडिटर तुम्हारे इंतजार में, तुम्हारे जवाब के इंतजार में बैठा है। मतलब 45 डेज का आप उनको टाइम दोगे कि वो आपको बताएं ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब डिटेल्स जानने के बाद 45 डेज में अगर रिप्लाई आ जाता है तो इस रिप्लाई पे ऑडिटर अपना कमेंट भी बनाता है और फिर जाके अपलोड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करता है 15 दिन के अंदर अंदर कि भाई पहले मैंने उनको क्या भेजा था, फिर उनका क्या रिप्लाई आया, इस रिप्लाई पे मेरा क्या कहना है, ये सब सीजी को भेज देगा। बट अगर 45 डेज में रिप्लाई नहीं आता है तो आपको चापली करनी है। आप 46th डे का भी वेट मत करो, 45th डे पर ही कंप्लेन अपनी तैयार रखो कि मैंने इन्फॉर्म किया था बट देखो ना बोर्ड और ऑडिट कमेटी की नाक के नीचे इतना फ्रॉड हो रहा है। नॉट ओनली आर दे नॉट एबल टू स्टॉप इट बट दे आर सो नेग्लिजेंट दैट दे इवन फेल टू रिप्लाई मी सीजी। आप देखिए ये 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड हो रहा है और वो मुझे जवाब भी नहीं दे रहे। ऐसा आप उसको चापली करोगे। बट क्या होता है ना कि यहाँ पे कौन से फ्रॉड कवर होते हैं वो आपके लिए जानना जरूरी है। ओनली अगर एम्प्लॉई ने कंपनी पर फ्रॉड किया है ओनली दैट फ्रॉड इज कवर्ड। अगर आपको शक भी है तो भी आप यहाँ पे उसको इन्फॉर्म कर दोगे गवर्नमेंट को, क्योंकि शक होगा तभी तो उस पर आगे एक्शन लिया जाएगा। अब गवर्नमेंट मतलब कौन ऐसा करे मोदी जी फ्रॉड हो रहा है, नहीं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, क्योंकि यही गवर्नमेंट यही कंपनी का सारा काम देखती है। इनके सेक्रेटरी को भाई साहब अपन को एक फटाक से लेटर भेजना है, रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, किसी और के हाथ में नहीं लग जाना चाहिए। स्पीड पोस्ट से भेज दो ताकि फटाफट चला जाए, और पीछे से एक धड़ाधड़ अपनी मेल आईडी से मैसेज करके पूछ लो मिला क्या, भेजा था हमने फ्रॉड, मिला क्या आपको। अपने खुद के लेटर हेड पे देना, पोस्टल एड्रेस, ईमेल एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर साइन करके अपनी सील अपने मेंबरशिप नंबर के साथ। जब फ्रॉड पकड़ा तो डरना क्या, चौड़े में पूरी डिटेल्स देकर फॉर्म ADT 4 भर के आपको इन्फॉर्म करना है कि हमने ऐसा फ्रॉड पकड़ा। बट डर लगता है माई, क्यों डर लगता है, क्योंकि ऑडिटर की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉन्फिडेंशियलिटी। हम शपथ खाते हैं कि हमें हमारे क्लाइंट के बारे में जो पता चलेगा हम किसी को नहीं बताएंगे। भाई एक आदमी अपने सीए के साथ उतना शेयर करता है जितना बीवी से नहीं शेयर करता, तो उस केस में हम उसका फेथ तोड़ रहे हैं, तो इस चीज का हमें बहुत बुरा लग रहा है। तो हमें 143(13) कहता है चिंता मत करो, अगर तुमने ये रिपोर्टिंग करी है इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ योर कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज, क्योंकि आपने गुड फेथ में किया ना, जनहित में जारी किया ना, तो आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। अब सीए अकेला इतने बड़े फ्रॉड के बर्डन से क्यों मरे, तो इसके लिए कॉस्ट ऑडिटर, सेक्रेटेरियल ऑडिटर सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एंड देन पेनल्टी सुना दी है कि लिस्टेड कंपनी के केस में अगर हम लोग ये नहीं करते 5 लाख का चंपत हमको है और दूसरे कंपनी के केस में 1 लाख का चंपत है हमको। क्योंकि देखो लेट अस फेस इट, कोई भी बड़ा फ्रॉड ऑडिटर की सहमति से ही हो रहा है, क्योंकि वो पकड़ तो लेगा ही फ्रॉड को अगर वो उसके साथ सहमत नहीं भी है तो, और अगर वो रिपोर्ट नहीं कर रहा है मतलब वो सहमत है। इसीलिए इतनी बड़ी पेनल्टी 147 में हमारे लिए सुनाई है। इसके साथ हमारा खत्म होता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स। इसके साथ एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब जाके आपका ऑडिट एंड ऑडिटर्स कंप्लीट हो जाता है। अब तक के रिविजन सीरीज में डिविडेंड अकाउंट्स ऑफ कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स होने की वजह से आप ओवरऑल समझ सकते हैं कि 60 मार्क्स का 40% तक का कवरेज हम कर चुके हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।